नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता तनुज कुमार, वाइस प्रेसिडेंट बवाना विधानसभा, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है, वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल। आज हम खास मुलाकात में हैं तनुज कुमार जी के साथ, जिनके फादर लगातार 3 बार विधायक रहे कांग्रेस पार्टी में, जो कि शीला दीक्षित जी के समय से उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपना वो धुआंधार प्रदर्शन किया। वो खास उन्होंने अपनी एक जगह बनाई जो आज भी लोग उनकी छवि के दीवाने हैं। हम तनुज जी से बात करेंगे, पार्टी में क्या खास काम उनके फादर के रहे, और तनुज जी आखिर क्या आपकी बार कांग्रेस के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से उभर कर एक बार फिर से सामने आए और लोगों के दिलों पर छा जाए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, ऐसे इंट्रोडक्शन के लिए भी। बहुत अच्छा लगता है पापा के बारे में जब ये बातें सुनी जाती हैं जो सच भी हैं और बताई भी जाती हैं। जी। तो तनु सर, किस तरीके से अब की बार, जैसे कि हम ग्राउंड पर थे, लोगों से बातचीत की, तो लोगों में ना एक दोबारा से कांग्रेस की जो यादें हैं वो ताज़ा हो रही हैं। लोग चाहते हैं कि कांग्रेस दोबारा से आए, क्योंकि उनका ये कहना है कि कांग्रेस जब थी तो उन्होंने लोगों को बहुत कुछ दिया। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम देखिए, 98 में मेरे पिताजी पहली बार विधायक बने थे और शीला दीक्षित जी की सरकार आई जी। वो 15 साल का जो कार्यकाल था उसमें मुझे नहीं याद कि कभी भी जनता ने ये कहा हो कि हमारा काम नहीं होगा या सरकार से हम दुखी हैं जी। कांग्रेस सरकार के गिरने का सबसे बड़ा कारण एक था कि जो केजरीवाल साहब आए थे, इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए और इन्होंने जनता को ये कहा था कि ये भी कहते थे, इनके नेता भी कहते थे कि अगले 25 साल तक केजरीवाल साहब जाएंगे नहीं, पर 10 साल के अंदर इन लोगों को इनकी सच्चाई पता चल गई। अब बात यह है कि कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा जरूर, पर इतना नहीं बढ़ पाए कि वो अपनी सीटों में कन्वर्ट कर पाए। अब जब से बीजेपी आई है 6 महीने में ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि भाई इनसे ज़्यादा गिरी हुई सरकार हमने कभी नहीं देखी। आप देखिए, कांग्रेस के समय में अगर किसी की झुग्गियाँ टूटती थी या किसी को दूसरी जगह बसाया जाता था तो उसके लिए फ्लैट तैयार करके दिए जाते थे, जो कि सरकारी फ्लैट थे। वो बात आकर केजरीवाल साहब ने भी कही कि मैं फ्लैट दूंगा। मैं आपको सच्ची बताऊंगा, बवाना में हमारे राजीव गांधी रतन आवास के नाम से कोई 1200-1400 फ्लैट है जो आज के समय में खंडर है, बिल्कुल। और उनका खंडर बनने का सबसे बड़ा कारण क्या था? इनकी छोटी सोच कि अगर हमने ये फ्लैट इनको दे दिए तो यहाँ पर राजीव गांधी का नाम हो जाएगा। उन फ्लैटों को खंडर बना दिया। लोगों को ये कहा गया कि आपकी झुग्गियाँ हैं, अगर ये टूटेंगी आपको नया मकान। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मुझे कहीं 10 मकान दिखा दें जो इन्होंने झुग्गी वालों को बना के दिए। अब क्या हुआ, जब से बीजेपी आई, आप नए मकान देना तो छोड़िए, जिस जगह पर ये बसे हुए थे 50-50 साल से जहाँ बसे हुए थे वहाँ बिना नोटिस दिए सुबह बुलडोजर लाए और वहाँ पर पूरा इलाका खत्म कर दिया। गोविंदपुरी इलाके में कमाल की बात है, 20,000 मकान ढहा देना और लोग रातों रात बेचारे छोटे छोटे बच्चों के साथ सड़कों पर बैठे हुए हैं। ये तो इस सरकार के काम है मैडम। काम जो होता है ना, उसका सबसे मेन फोकस होता है कि उसका नेतृत्व कौन कर रहा है। आज शीला दीक्षित जी स्वर्ग में बैठी हैं, और बात यह है कि चाहे हमारा विरोधी भी है, वो भी ये कहता है कि शीला दीक्षित जैसी सीएम ना कभी आई ना कभी आए। उसके बाद आप केजरीवाल साहब को देख लीजिए, 6 महीने से कहाँ है? क्या जनता पर दुख नहीं पड़ गए? क्या जनता को परेशान नहीं किया जा रहा? एक बाइट आगे नहीं देते। और रेखा गुप्ता जी आदरणीय है, सीएम है, कोई बात यह है कि जो अपने जीवन में एक बार निगम पार्षद रहा हो, आपने उसको उठा के सीएम बना दिया, जिसने निगम पार्षद रहते हुए सिवाय तोड़ फोड़ के, सिवाय ये कहते हैं रेडिया पटरी हटाने की कोई काम ना किया हो, वो तो सीएम आप बना दिए। वही सिलसिला अभी भी जारी है। उसे उन्हें आता नहीं है ना जी उसके अलावा कुछ। वो तो सेंटर की कठपुतली है, जो सेंटर कहता है वो घाजी में ये काम कर देते हैं। अगर उनसे बिठा के पूछा जाए, चलो मैं अपनी विधानसभा का पूछता हूँ, मैं कहता हूँ दिल्ली की सीएम है, मेरी विधानसभा में 22-24 गाँव आते हैं, वो गाँव गिनवा दें कौन कौन से गाँव आते हैं, मान जाऊँगा। जिसको पृष्ठभूमि का नहीं पता देहात, वो क्या काम करवाएगा? जैसे कि अभी आपने बात की राजीव आवास योजना की, जो आपने बात की, हम गए वहां पर, हमने पूरे फ्लैट्स जो है, एक फ्लैट हमने अपने कैमरे पर दिखाया। उन फ्लैटों की इतनी बुरी हालत है कि जो सरकार ने वहां पर जो पैसा लगाया, उन बिल्डिंगों को तैयार किया, खिड़की लगाई, दरवाजे लगाए, वो सब आज चोरी हो चुके हैं और वहां पर क्राइम का बहुत बड़ा एक अड्डा वो बन चुके हैं जी। तो ये तो कहीं ना कहीं समाज के लिए भी घातक सिद्ध हो रहा है। घातक है मैम। अब आप देखिए, मेरे बवाना विधानसभा में बवाना जे कमल नहीं आती है,
वहाँ जनता ने इकट्ठे होकर ज्ञापन भी दे दिया, धरने प्रदर्शन कर दिए, सब कर दिया। आप एक बार जे कॉलोनी में जाइए, रैंडम किसी भी बंदे को उठाकर पूछिए यहाँ कानून प्रशासन का क्या है। खुमेआम नशा बिकता है, खुमेआम गुंडागर्दी है, और चाकूबाजी का तो ये हाल हो गया है कि अभी पीछे मेरे पिताजी गए थे, एक बच्चा 11-12 साल का, पढ़ाई में बहुत अव्वल बच्चा, मेडल जीता हुआ, वो अपने ट्यूशन के लिए बाहर जा रहा था, उसको पैसे मांगे नहीं दिए, उसे चाकू मार दिया। और ऐसा तो ये एक केस मैं बता रहा हूँ, पता नहीं कितने लोग जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पर हर दूसरे दिन कोई मौत हो गई, वरना प्रशासन कुछ करता है। हमारे विधायक जी आए, विधायक जी क्या वहाँ पर संदेशा दे के गए कि ऐसा करते हैं, जे कॉलोनी का नाम बदल देते हैं। ये सोल्यूशन है आपका? डूब के मर जाना चाहिए कि जिस कॉलोनी में बीजेपी की कभी 2500 वोट नहीं है, उन्होंने आपको 8500 वोट दिए, और आप उनके लिए सोल्यूशन दे कि नाम बदल देते हैं, फिर काम कौन करेगा? अभी जैसे कि हाल ही में सर मेहरम नगर आपने सुना होगा, मेहरम नगर में हजारों साल से वहां पर वाल्मीकि समाज रह रहा है, लेकिन आज अचानक से इलेक्शन जीतने के बाद सर, उनकी वोट लेने के बाद, सरकार बनने के बाद एकदम से याद आता है कि वो पूरा मेहरम नगर अवैध तरीके से बसा हुआ है। आज वहाँ सर लोग इतने परेशान हैं, सड़क पर बैठे हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, बड़े बड़े नेता वहाँ पहुँच रहे हैं, समाज सेवी वहाँ पहुँच रहे हैं। तो सर ये ऐसी क्या बात है कि मतलब सरकार के आते ही अवैध लोगों को बोलकर उनके घरों को उजाड़ना, लोगों को सड़कों पर ले आना, बच्चे बेचारे सड़क पर बैठे हैं, पर उनका परिवार बिल्कुल बिखर गया है, बच्चों की एजुकेशन रुक गई है, पढ़ाई लिखाई रुक गई। तो सर कहीं ना कहीं क्या ये दलित मुद्दा, दलित होना, ये भी एक मुद्दा कहीं ना कहीं सामने आता है? देखिए, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या थी हमारे देश में कि आप देखा जाएगा किसी बात पर मुझसे नाराज हैं तो आप मेरे साथ बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं। बिल्कुल। जब लोग आप और हम बैठेंगे, कोई ना कोई बीच का रास्ता निकलेगा जिससे आप भी खुश, मैं भी खुश। इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामी जो इनके पतन का कारण बनेगी वो ये है कि इनमें सुनवाई नहीं। वो मेहरम नगर में लोग जो इतने सालों से हमारे दलित भाई बैठे हैं, अगर वो अवैध भी थे, मैं कहता हूँ चलो हम सरकार की मान लें, अरे भाई कम से कम कोई एक प्रतिनिधि जाकर उनसे बात तो करो। अगर आप वहाँ से निकालना चाहते हैं, उनको कहीं बसाने का काम तो करो। आप उनको ये कह देते हैं कि भाई अभी आपको यहाँ से हम निकाल रहे हैं, कहाँ जाएंगे छोटे बच्चे लेकर? आप बीच पढ़ाई में बच्चों को कह रहे हैं स्कूल से निकाल रहे हैं, कहाँ पढ़ेंगे वो बच्चे? और फिर आपको सीधा ये कहते हैं कि अवैध है। अगर अवैध है तो ये जो अवैध बसे थे, तो एमसीडी तो आपके अंदर थी 15-20 साल। अगर अवैध निर्माण हुआ था तो उस समय रोक देते, उस समय मतलब उस समय आपके पार्षद पैसे खा गए, अधिकारी पैसे खा गए, एक मेंटर डलता था तो उसमें पैसे मांगने आते थे। आज आपकी सरकार बनी है तो आप एकदम से देवता हो गए कि हम अवैध निर्माण हटाएंगे। बात करने के लिए मैडम सुनवाई का नहीं है कोई, मेन मुद्दा है ये। अगर सुनवाई हो तब तो कोई रास्ता निकले ना। अब बताइए तानाशाही और इसमें फर्क क्या है कि मैंने ऑर्डर दे दिया और आपको वो ऑर्डर मानना पड़ेगा। तानाशाही में यही तो होता है, और क्या होता है? अच्छा सर, जब सरकार बनने वाली होती है, वोट मांगने के लिए लोगों के घर घर जाया जाता है, तो सबसे ज्यादा बात की जाती है बेरोजगारी पर, सबसे ज्यादा बात की जाती है शिक्षा पर, सबसे ज्यादा बात की जाती है उनके विकास पर, और सबसे पहले सरकार बनने के बाद ये तीन ही चीजें रोक दी जाती हैं। बेरोजगारी वहीं की वहीं, युवा डिग्रियां लेकर हाथ में सड़कों पर घूम रहे हैं, कोई चाय पकोड़े बेचने को मजबूर है, कोई चोरी करने को मजबूर है, क्राइम को बढ़ावा मिल रहा है। शिक्षा की बात की जाती है तो दलित बच्चों को ये अधिकार ही नहीं है, कई जगह के स्कूल बंद कर दिए गए हैं, है ना। और सर बात अगर विकास की जाए तो विकास तो हमें अभी तक नजर नहीं आया कि कहीं हो रहा है। मैडम बात वो है ना कि अगर बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो सवाल पूछना शुरू कर देंगे। अब भीड़ों में और अनपढ़ आदमियों में क्या यही तो समानता है कि उनको अपने पीछे पीछे लगा दें। शिक्षित बना दिया तो कोई भी मंत्री से जाके सवाल पूछेगा कि मेरा ये काम तो अब तक क्यों नहीं हुआ। इसी कारण से लगे हुए हैं। अभी तो आपने और सुना होगा कि ये कह गए हैं कि अब से दिल्ली के स्कूलों में आरएसएस की पढ़ाई की जाएगी। मुझे आरएसएस या किसी उससे इस बात से कोई विरोध नहीं है कि ये विरोधी गए। मुझे इस बात का विरोध है कि तुम देश का जो सच्चा इतिहास है उसे मिटाकर अपनी बनी बनाई कहानी बच्चों को थोपना चाहते हो। तो ये बच्चे आगे चले, मैं कहता हूँ कि ये जो बच्चे आपका आरएसएस का पढ़ के जाएंगे, जब ये विदेशों में जाएंगे, ये बच्चे अगर इनमें से कोई नकी निकल जाता है, नौकरियां बाहर लगेगा, वो तो बाहर किसी के सामने खड़ा होने लायक भी नहीं है, क्योंकि उसे देश का इतिहास नहीं पता। एक मेरी छोटी सी बात आप बताइए मैडम, ये महात्मा गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता है, ये सावरकर साहब को, गोवनकर साहब को, सबको उसी श्रेणी में लाना चाहते हैं। जहाँ भी प्राइम मिनिस्टर मोदी विदेश में जाते हैं सबसे पहले महात्मा गांधी की मूर्ति के आगे सिर झुकाते हैं। अगर इनके सावरकर गोवनकर इनके हिसाब से इतने महान लोग थे तो मुझे एक देश ढूंढ के बता दीजिए जहाँ सावरकर की मूर्ति लगी।
कहाँ है? तो क्या मतलब सारी ही दुनिया जो इतिहास बताती है वो गलत बताती है? केवल जो बीजेपी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आता है वही इतिहास सही है? मुझे ये मुद्दा नहीं होगा। आपने अभी बताया शिक्षा का तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर आपने कहा रोजगार का। मैडम बिहार में 20 साल से इनकी सरकार है, बीच में महागठबंधन की 2-3 साल सरकार आई थी। उस 2-3 साल में 5 से 6 लाख नौकरी तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम रहते थे। इन्होंने फिर सरकार गिराई, अपनी सरकार गिराई। अब ये बिहार जाके कहते हैं कि हर महीने 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। 20 साल में टोटल तुम 5 लाख नौकरी गिनवा दो जो तुमने दी हो। तो वादे करने में तो मैम इनका कोई जवाब नहीं है। अभी 2500 रुपये इन्होंने पेंशन की कही दिल्ली में, हम 2500 रुपये पेंशन देंगे। मैं हैरान था इस बात को देखकर कि 2500 रुपये पेंशन के लिए इन्होंने महिलाओं से जो कागज मांगे उसमें पैन कार्ड आएगा, इनकम, पासपोर्ट का, और मतलब ऐसे 11-12 डॉक्यूमेंट दिए हुए। मुझे इनकी वो बुद्धि इस बात में लगाए कि जो महिला जिसके पास पैन कार्ड होगा या उसके पास आएगा प्रूफ होगा, क्या उसे पेंशन की जरूरत है? बिल्कुल। पेंशन की जरूरत तो उसको है जिसके बेचारे दिहाड़ी पे काम करते हैं, दिन के 200-300 रुपये कमाते हैं, उसके घर में 2-2.5 हज़ार रुपये आएगा, उसको मदद मिलेगी। जिसका आपका मैडम मेरा अगर हम प्रोफेशनल हो, हमारा पैन कार्ड बना हुआ है, कोई हमें देगा भी 2.5 हज़ार, हमें छोड़ना है जरूरत नहीं, कमा नहीं है। तो जिस गरीब को जरूरत है उसको तो तुम दे नहीं रहे, और तुमने कागज इतने बना दिए कि जो अमीर भी बैठा है, अब मैं अमीर ही कहता हूँ, मैं कहता हूँ लोग जो प्रोफेशनल भी हैं हमारे गांव में, बस आप ये मानिए जिनकी जमीनें बिकी हुई हैं, लखपति करोड़पति खूब हैं, बड़े जो परिवार, पासपोर्ट तो उनके पास भी नहीं है, उनके पास वो कहाँ से देंगे पासपोर्ट ना के? और फिर आप उनको कहते हो कि नहीं जी आप कागज पूरे करोगे तो आपकी बना। बिल्कुल तो है ही नहीं मैडम कुछ। अगर बात करें सर समाज कल्याण की, तो समाज कल्याण के लिए एक विभाग पूरे तरीके से गठित किया जाता है, जिसमें कि एक समाज कल्याण मंत्री को भी आसीन किया जाता है, पद पे उन्हें बिठाया जाता है। लेकिन जब बात अगर वाकई में उस समाज कल्याण विभाग को यूज करने की आए, समाज के कल्याण तक उन योजनाओं को पहुंचाने की आए, तो सब जीरो हो जाता है। समाज को पता ही नहीं कि उनके कल्याण के लिए क्या क्या योजनाएं सरकार ने बनाई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। उसमें मैं बता भी दूं कि अभी जो भाजपा में समाज कल्याण मंत्री हैं वो हमारी बवाना विधानसभा से ही हैं, रविंद्र इंदिरा। देखिए मैं इनकी पहले बहुत तारीफ करता था, क्योंकि लोगों में इन्होंने इतना आना जाना किया कि मैं भी ये कहता था कि भाई ये बाहर बैठा नहीं करता, लोगों ने जिता दिया। पर आज आप हमारे एरिया में जाके, मैं साथ नहीं जाता हूँ, आप नॉर्मल जो बीजेपी को लोगों उनसे जाके पूछिए, वो एक बात को कहते हैं कि भाई इतना ज़्यादा तो हमने किसी को बदलते हुए नहीं देखा जितना ये विधायक बदला। जी। और मैडम जब समाज कल्याण के मंत्रालय में जो भी काम आते हैं मैं कहता हूँ छोड़ दो। आप आए हैं अभी तो आपने देखा होगा यहाँ UER2 बना है द्वारका एक्सप्रेस। बिल्कुल। और यहाँ सबसे भारी लड़ाई हो रखी है कि जो मुंडका पे टोल प्लाजा बनाया है, वहाँ मैम एक तरफ से आता है 235, वापस जाओ तो 115, 350 रुपये लगते हैं। जब इसका उद्घाटन होना था तो हमारे मंत्री साहब ने वहाँ से लेके वहाँ तक इतने होल्डिंग लगा दिए थे, गाँव वालों को सौगात दी, गाँव वालों को सौगात दी। और आज जब इसको हटाने के लिए हमारे गांव के प्रधान, यहाँ धारे प्रधान जी 52 गांव के प्रधान हैं, 360 के प्रधान है सुरेंद्र सोलंकी, उनकी अगुवाई में पूरा का पूरा देहात चाहे किसी पार्टी का हो, सब के सब धरने पे बैठे हैं कि भाई ये हमारा तुमने नाश कर रखा है, इसको हटाओ। और मैम सच्चाई भी आप देखो, शीला दीक्षित के टाइम पर वजीराबाद से लेके वो चंदी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, धोना कुआं, मधुबन चौक, नारायणा, कितने फ्लाईओवर बने हैं। अगर वो इस पर टैक्स लेना शुरू कर देती तो मुझे लगता हो किसी का लेने की जरूरत ही नहीं। एक मांग थी कि भाई आप इस टोल को हरियाणा बॉर्डर पे बना दो, चाहे आप 350 के 500 रुपये ले लो, लेकिन दिल्ली में आने में, अब आप मुझे देखिए मैं बवाना से आता हूँ, मैं बवाना से कंझावना आया, रानी खेड़ा एक गाँव आता है, वहाँ से मोड़ आता है, रानी खेड़ा गांव से मुंडका का जो आपका टोल है वो 2 या 3 किलोमीटर है। जी। उसके बाद यहाँ पर आपका 4 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, मुझे 7 किलोमीटर आने में 350 रुपये देने पड़ते हैं। जी। और अगर कोई आदमी, आप एयरपोर्ट से बैठो, एयरपोर्ट से आप आपका महिपाल क्रॉस करो, आप द्वारका क्रॉस करो, कापा सेड़ा, बिजवासन, नजफगढ़, ये छावना क्रॉस करो, और जस्ट टोल से पहले आप बक्करवाला पे नीचे उतर जाओ। आप 35-40 किलोमीटर उठने के आए, आपने 1 रुपया नहीं दिया। और हमारे गांव का आदमी जो 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर आया वो 350 रुपये देगा। तो दिल्ली में जो टोल है वो नहीं हटाओगे। जो समाज कल्याण मंत्री की आप बात कर रहे हो मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हम तो चलो विरोधी होंगे, इनके अपने पार्टी के लोग कह रहे हैं यार तू मंत्री है,
तू कम से कम उठ के एक बार तो एक बाइट दे कि भाई गांव देहात के लोगों के साथ ही गलत हो रहा है, जागती होगी, और मैं गांव के लोगों के साथ ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैम। आज तक आके जो पूरे दिन कैमरा में के लाइव रहते हैं ना हमारे मंत्री जी, आज तक आके स्टोन के बारे में एक बात नहीं, आज तक भी। और यहाँ के जो गजेंद्र दगान भाई है मुंडका से हैं, भले ही बीजेपी के हैं, मैं उनकी इस बात में तारीफ करता हूँ। जब जब पंचायत में बुलाया गया तब आए, वो भी तो बीजेपी का है भाई। और तुझे तो बनाया लोगों ने है, तुझे बीजेपी ने थोड़ी मंत्री बना दिया, लोगों ने मंत्री बनाया है। अब जब ये समाज कल्याण मंत्री का हाल है तो वाकई इनसे क्या उम्मीद रखते हैं, किस मुद्दे पर आएंगे? बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं आपके पिताजी की, जिनकी एक छवि लोगों के दिलों में, लोगों के दिमाग में आज भी वो बनी हुई है कि लोग चाहते हैं कि वो वापस से जनता के बीच में आए, जनता को उनका प्यार मिले, और जो जनता का विकास करने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, वो संघर्ष लोग दोबारा चाहते हैं। तो उनके बारे में अगर हम बात करें तो किस तरीके से उनका करियर रहा, कैसे उन्होंने लोगों की सेवा की, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। मैम देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊं कि मैं शायद 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ता था 98 में, जब मेरे पिताजी पहली बार विधायक बने जी। और मैं सच्ची बताऊं, मुझे ये भी नहीं पता था विधायक होता क्या है। बस ये कि उस समय बैलेट पेपर की गिनती होती थी जी। रात को 1-1:30 बजे मेरी दादी उस समय जीवित थी, वो आई और मैं सो रहा था अपनी, मेरी बहन छोटी हो, तो मुझे आगे कहती कि तेरे पापा जीत गए। मुझे ये नहीं पता क्या जीत गए, कौन जीत गए, नीचे ढोंग बजा हुआ था तो हम जाके नाचे पूरी रात वहाँ पर जीत गए। वो तो जब मैं नेक्स्ट डे स्कूल में गया ना अपने, तब मुझे रियलाइज हुआ कि तो कोई बहुत बड़ी चीज़ जीत गए, पता नहीं क्योंकि प्रिंसिपल में लगा मुझसे, टीचर में लगा मुझसे, मैं छोटा बच्चा 3rd स्टैंडर्ड में, मुझे क्या पता। पर मैं इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पिताजी हैं, मैं अपने पिताजी की एक बात जानता हूँ कि वो आज भी 20,000 लोगों की भीड़ में खड़ा होकर ये कह दे जो आदमी कि अगर मैंने अपनी हथेली पर किसी से 1 रुपया भी लिया है तो वो आके बता दे मैं राजनीति छोड़ दूँ। और कमाल की बात है, वो राजनीति जिसमें ब्लेम लगाने वाले दुनिया में नहीं जाती है, आज तक उन पर ब्लेम नहीं लगा पाया। और मैम जहाँ तक काम की बात है, विरोधी है ना हमारा बीजेपी वाला, आप उससे जाके पूछो, ये कहेगा जो काम सुरेंद्र कर गया ना तो वो किसी ने किए, ना आगे कोई कर सकता। मैम ऑन रिकॉर्ड देखने विधानसभा में आप पता करिए, सुरेंद्र कुमार जी ने अपने कार्यकाल में 252 चौपालों का निर्माण करवाया था। एक मेरासी समाज होता है जो किसी गांव में रहता नहीं है, जो बंजारे होते हैं, घूमते रहते हैं, पूरी देश में उनकी कहीं चौपाल नहीं है, हमारी विधानसभा में। अच्छा। तो पापा ने बनवाई थी कि भाई शादी ब्याह इनके घर में भी होते हैं, दूसरे समाज के लोग इनको देते नहीं, तो इनकी भी चौपाल बनवाओ। राजीव गांधी स्टेडियम, पूरे देहात में एक राजीव गांधी स्टेडियम है, वो मेरे पिताजी ने बनवाया बवाना में। हमारे यहाँ कोई आदमी जब बीमार हो जाता था मैम, तो यहाँ घूमने आना पड़ता था अम्बेडकर हॉस्पिटल के लिए। हमारे यहाँ अस्पताल नहीं था, हमारे यहाँ फूट में महर्षि वाल्मीकि अस्पताल बनवाया, वो पिताजी ने बनवाया। और जो आप ये आज चौड़े चौड़े वो रोड हमारे गाँव में देखते हैं, डिवाइडर बना हुआ, दोनों साइड रोड लाइट लगी हुई है, 400 करोड़ का बजट पास करवा के शीला दीक्षित के हाथों से, राजकुमार चौहान जी भी थे उस समय मंत्री, उनके हाथों से इस रोड का निर्माण करवाया और वो रोड उन्होंने बनवाई। ये तो वो काम है मोटे मोटे जो मैं आपको गिनवा रहा हूँ। 2 पानी के रिजर्वायर है हमारे बवाना में। DSIDC जो एशिया का सबसे बड़ा आपका इंडस्ट्रियल एरिया, वो हमारे टाइम पर बचा था, हमने बसवाया था। और मैम कमाल की बात आप देखिए कि उसके बाद जो भी विधायक बने, आप जाके देखिए DSIDC में, कॉलोनियों में सबके प्लॉट मिल जाएंगे, सबकी फैक्ट्री बन जाएगी। पूरी DSIDC में अगर हमारी 10 मीटर की कोई फैक्ट्री बता दें, हम राजनीति छोड़ देंगे। कॉलोनी जो की गाड़ी आज विधानसभा है मैम, ये विधानसभा जो अलग बनी है, पूरी की गाड़ी पहले बवाना विधानसभा में थी। अच्छा। ये 2008 में जो परिसीमन हुआ उसके बाद की गाड़ी दूसरी बनी थी। की गाड़ी में इतनी कॉलोनियाँ कटी हैं, मेरे पापा 10 साल विधायक रहे, किसी दूसरे आदमी के दफ्तर में बैठ के तब वहाँ उन्होंने अपना ऑफिस बनाया था, उन्होंने आज तक मतलब तक नहीं किया। तो उनकी जो ईमानदारी है ना, आप भी जैसे मैं आपका बड़प्पन मानता हूँ, मैं तो कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, पर आप भी मेरे बारे में सुन के मेरे पास आए, ये सिर्फ उनके संस्कारों की वजह से है कि मैं कहीं भी जाके खड़ा होता हूँ तो यूँ कहते हैं कि भाई उनका लड़का है। तो बस वो उन्होंने जो किया उसकी वजह से मुझे भी सम्मान मिल रहा है। और यही बात है जो आप कहें कि लोग आज भी तरसते हैं। बिल्कुल सर। ये पार्टी का देखिए मैम, पार्टी का ना एक समय का चक्र होता है। पार्टी तो इंदिरा गांधी जी भी आ गई, अटल बिहारी वाजपेयी भी आ गए थे, जो केजरीवाल कहते हैं कि भाई मैं 25 साल तक नहीं आऊँगा, वो भी आ गया। समय का चक्र हो, जो ये बीजेपी का रूल चल रहा है ना मैम, मैं आपको लिख के दे दूंगा, अगले 5 साल में टिकट लेने वाला आदमी नहीं मिलेगा इनका। ये आप तो सर आखिरी में मेरा एक सवाल और कि अब आने वाले समय में
जनता जैसा कि आपका, आपके परिवार का, आपके फादर का इंतजार कर रही है, तो क्या उनकी छवि आपके अंदर देखेंगे या फिर दोबारा से आपके पिताजी मैदान में आएंगे और फिर वही प्यार, वही निस्वार्थ प्यार जनता तक पहुंचाएंगे अपना? मैम देखिए, जो मेरे पापा ने किया है, जो उनकी छवि है, मैं तो उनके नाखून बराबर भी हूँ, सच्चाई तो ये है। पर ये बात है कि मैं जैसे बताया कि मैं 3rd में था, मेरे पिताजी विधायक बन गए थे, उसके बाद जिलाध्यक्ष रहे। एंड इवन उससे पहले भी मेरी बुआ हैं शकुंतला बगवाड़िया, और 4 बार विधायक रही, मंत्री रही हरियाणा सरकार में। तो मेरे परिवार में तो जो राजनीति का है ना, कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे पापा बने हैं तो मैं आया हूँ जी। हमारे तो पीढ़ियों से चलता हुआ है। मेरे जो स्वर्गीय दादाजी थे रामचंद्र पटवारी जी, जब 1952 का चुनाव हुआ था तो वो अम्बेडकर साहब की जो रिपब्लिकन पार्टी थी उससे चुनाव लड़े थे। तो देश का जो पहला चुनाव है वो भी लड़ा हुआ है मेरी फैमिली में। तो हमारे उसमें तो है ही नहीं हो। बाकी जब मेरे से कोई इस बात को कहता है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब राम ने यहाँ निक रखी होगी ना भाग में आपके, तो होना ही है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि 2022 में जो परिसीमन हुआ, तो हमारे यहाँ नांगन ठाकरान वार्ड है जी, तो वो हमारी ऐसी सीट हो गई जी। तो पापा ने पंचायत करी किसको मढ़वाना चाहते हैं, तो पूरी पंचायत ने कह दिया कि भैया आपके बेटे को मढ़वाएंगे हम जी। तो और किसी ने, पापा ही जनाध्यक्ष थे, पापा ही विधायक, अनिल चौधरी जी प्रेसिडेंट होते थे, और जितने प्रभारी थे सब ने मेरा नाम लिख के कर दिया कि ये लड़ेगा। तैयारियां होने लगी। जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने चुनाव डिक्लेयर करना था, अमित शाह जी आए, कहते हम परिसीमन करेंगे, और वो सीट बदल के जनरल सीट हो गई। तो मैं हमेशा एक बात को मानता हूँ, आप कितनी भी तैयारी करो, जब भगवान ने आपके भाग्य में लिख रखी होगी ना, तभी कुछ होगा। बस तब तक ये है कि हम जनता में जाना ना छोड़ें। लोगों को कभी ये नहीं महसूस होना चाहिए कि हारे हैं या जीते हैं, कोई हमारे बीच में नहीं। वो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। मैंने आपको दिखाया भी, मैंने एक चना भी रखी है मुहिम के, मैं रोज़ कम से कम एक परिवार के पास जरूर जाऊँ। उनके मन में कोई गिला शिकवा है, सुन के उनका धन्यवाद करके, बाकी भगवान की मर्जी जो करेंगे देखेंगे। तो सुना आपने किस तरीके से तनुज जी ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी कार्यशैली पर भी प्रकाश डाला, और जो उनके पिताश्री हैं जिन्होंने बहुत अच्छी भूमिका, बहुत अच्छी पार्टी के अंदर भी उन्होंने बहुत अच्छी अपनी भूमिका को अदा किया, और जनता के दिलों में छाने का जो उन्होंने काम किया वो बहुत कम नेता कर पाते हैं। लोगों को उम्मीद है कि या तो सुरेंद्र साहब जी वापस से लोगों के दिलों पर छाने के लिए, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए दोबारा से आएंगे, या फिर उनके सुपुत्र जो अपने ही पिताजी के दिखाए नक्शे कदम पर चल रहे हैं, उनके ही आदर्शों को फॉलो करते हैं। तो हो सकता है कि अब की बार तनुज जी में ही उनके पिताजी की छवि लोगों को नज़र आए, और ये एक बार मैदान में जनता के प्यार को हासिल करने के लिए, उनके खासकर उनके विकास के लिए मैदान में उतरेंगे। तो इस खास मुलाकात में हमने जो भी चर्चा की, आप लोगों को अगर अच्छी लगी, और अगर आप लोग भी तनुज जी से कोई सवाल करना चाहते हैं, उनसे कोई बात अपनी कहना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। हम अगली मुलाकात में आपके दिए हुए सवालों को, आपकी कही गई बातों को तनुज जी के साथ ऑन कैमरा हम शेयर करेंगे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए अगली खास मुलाकात का कि अब की बार हमारे साथ अगले मेहमान कौन होंगे। उसी के साथ नमस्कार, जय भारत।